हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और हम अभी कुछ सीरीज़ में यहाँ पर कुछ वीडियोस में रूल्स की बात करेंगे, ट्रेडिंग रूल्स की बात करेंगे। नंबर ऑफ़ रूल्स हमारे कितने भी हो सकते हैं, उसमें कोई लिमिट वाली बात नहीं है। इट कुड बी 2, 3, 5 रूल्स, इट कुड बी 20 रूल्स, इट कुड बी 50 रूल्स। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने रूल्स को कितना क्लब किया हुआ है और कितना हमने उसको बाइफरकेट किया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर आज की इस वीडियो में रूल नंबर 1 की बात करते हैं। रूल नंबर 1 मीन्स यहाँ पर इसकी कोई प्रायोरिटाइज़ करके नहीं बनाया हुआ है कि ये सबसे टॉप प्रायोरिटी पर होना चाहिए, रूल नंबर 2 सेकंड प्रायोरिटी पर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सभी रूल्स की यहाँ पर प्रायोरिटी इक्वल रहने वाली है। सिर्फ जैसे-जैसे मेरे माइंड में रूल्स आते जाएँगे, मैं आपके साथ में मीन्स शेयर करता जाऊँगा। रूल्स अभी भी माइंड में हैं, लेकिन कहीं से तो स्टार्ट करना है। तो आज का जो रूल है वो ये कि हमें कितनी स्ट्रेटजीज पर काम करना चाहिए। तो यहाँ पर इस रूल को लेकर कि कितनी स्ट्रेटजीज पर काम करना चाहिए, मेरा मानना है मैक्सिमम 3 स्ट्रेटजीज पर हमें काम करना चाहिए। और कब तक? जब तक वो स्ट्रेटजीज हमारी अच्छी चलती रहे। अच्छी चलती रहे से मतलब क्या है? अच्छी चलती रहे से मतलब ये है कि जब तक आप उन स्ट्रेटजीज को फॉलो करने में कंफर्टेबल हों। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये आती है कि आपने सारी स्ट्रेटजीज अच्छे से समझी हों जिनको आप फॉलो करना चाहते हो, और जिन स्ट्रेटजीज को समझकर आप अच्छे से कंफर्टेबल हों, यानी कि आपको जब उस स्ट्रेटजीज के बेस पर आपको स्टॉक फाइंड आउट करो तो आपके माइंड में कुछ भी डाउट नहीं रहने चाहिए। जैसे कुछ स्ट्रेटजीज फॉलो करने में आसान है और कुछ स्ट्रेटजीज फॉलो करने में यहाँ पर डिफिकल्ट है। जैसे मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें, जो ऑनलाइन क्लास वीडियो में सिखाई गई है, दैट इज वेरी इजी। उसमें हमने मूविंग एवरेज प्लॉट करने होते हैं, और जैसे 200 डे मूविंग एवरेज है, उसमें 50 डे मूविंग एवरेज है, 20 डे मूविंग एवरेज है। आप अगर उस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आप वापस से रिवाइज कर पाओगे, वैसे आपको पता होगा। तो उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के बेस पर किसी भी स्टॉक में कहाँ पर बाइंग है और कहाँ पर सेलिंग है, इसको फाइंड आउट करना आसान है, और इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है सच कि मैंने सही किया या गलत किया। लेकिन इसी के अगेंस्ट अगर हम 3 टाइम्स इन 3 इयर्स स्ट्रैटेजीज की बात करने लगे, तो उस स्ट्रैटेजी में हमें कई बार स्टॉक को फाइंड आउट करने के बाद डाउट होता है कि मेरी एनालिसिस यहाँ पर सही है या मेरी एनालिसिस गलत है। तो अगर आपको किसी भी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हुए डाउट्स हैं, तो उस स्ट्रैटेजी को हमें यहाँ पर अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि डाउट में लिया हुआ कोई भी ट्रेड अच्छी बात नहीं है। अगर स्टॉक प्राइस नीचे जाने लगे परचेज करने के बाद में और हम पहले से ही डाउटफुल थे, तो हम उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप डाउटफुल नहीं हैं, आपको कन्विक्शन है, और कन्विक्शन सिर्फ तभी आएगी जब आप स्ट्रेटजी को अच्छे से समझ पाए होंगे और जो आपने स्टॉक फाइंड आउट किया है उसमें आप कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि आपने स्ट्रेटजी को अच्छे से समझा है। तो सबसे पहले तो सिर्फ उन्हीं स्ट्रेटजीज को फॉलो करो जो आपको अच्छे से समझ में आई। उसके बाद भी उनमें से टॉप 3 स्ट्रेटजीज को पिक करो और मैक्सिमम 3 स्ट्रेटजीज को ही अप्लाई करो। नाउ इसमें इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के रूल नंबर 1 में है, वो ये कि एक डीमेट अकाउंट में हमें एक ही स्ट्रेटजी को यूज करना चाहिए। एक से ज्यादा स्ट्रेटजी को हमें एक डीमेट अकाउंट में यूज नहीं करना चाहिए। तो इसको कैसे किया जाए? सपोज आपने 2 स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है और आपके पास 40 लाख रुपीस का पोर्टफोलियो है। तो जब हम 2 स्ट्रेटजीज को फॉलो कर रहे हैं तो हमें 2 डिफरेंट डीमेट अकाउंट्स रखने चाहिए। उनमें 50-50 करके रखो, यानी कि 40 लाख रुपीज अगर टोटल हैं तो 20 लाख रुपीज एक डीमेट अकाउंट में एंड 20 लाख रुपीज सेकंड डीमेट अकाउंट में। तो दोनों में जब 20-20 लाख हो जाएगा, अब दोनों ही डीमेट अकाउंट में सेपरेट स्ट्रेटजीज को अप्लाई करो। फॉर एग्जांपल, एक डीमेट अकाउंट में आपने V20 स्ट्रेटजी को अप्लाई किया और एक डीमेट अकाउंट में आपने कप विद हैंडल पैटर्न को यहां पर अप्लाई किया। तो अगर V20 के बेस पर जो स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हो जिस डीमेट अकाउंट में, उसमें फॉर एग्जांपल हम 5% से ज्यादा एक स्टॉक में नहीं लगाएंगे, तो हम कुल मिलाकर अगर 20 स्टॉक्स रखने हैं और अपॉर्चुनिटी अभी आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 16 स्टॉक्स में है V20 स्ट्रेटजी के बेस पर, तो जो बचे हुए 4 ट्रेड्स के लिए जो पैसा है उसको हमें कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। किसी दूसरी स्ट्रेटजी के बेस पर यहाँ पर हमें उसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मिस्टेक क्या होती है कि जब यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजीज के बेस पर हमने ट्रेड लिए और उनमें टारगेट अचीव हो गए, अभी सेम स्ट्रेटजी के बेस पर दूसरी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो हम किसी सेकंड स्ट्रेटजी को पिक करते हैं और उसके बेस पर जो अपॉर्चुनिटी है उसके बेस पर पैसे लगा देते हैं। ये करना एक मिस्टेक है। इसका रीजन क्या है?
देखो सभी स्ट्रेटजीज के बेस पर सेम टाइम पर मार्केट में ना तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं और ना ही सारी ही स्ट्रेटजी सेम टाइम पर प्रॉफिट बुकिंग कराती हैं। सबकी अपनी अपनी साइकिल्स हैं। तो अगर आप डाउन मार्केट में किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को आपने पकड़ा, फॉर एग्जांपल अगेन V20 स्ट्रेटजीज को ही पकड़ा, स्ट्रेटजी को पकड़ा और उसके बेस पर अभी 30 स्टॉक्स अवेलेबल हैं और आपने 3% एक में लगाकर 3.3% एक में लगाकर टोटल 30 स्टॉक्स में पैसा लगा दिया। अब मार्केट ने चलना शुरू किया, चलते हुए मार्केट में 3-4 स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक हुए और आपको 3-4 स्टॉक्स वापस से मिल गए सेम स्ट्रेटजी के बेस पर। तो आपने वापस से उन पैसे को री इन्वेस्ट कर दिया बढ़ी हुई अमाउंट से प्रॉफिट के साथ मिलाकर। उसके बाद में फर्दर मार्केट ऊपर गई और अभी 5 स्टॉक्स में यहाँ पर प्रॉफिट बुक हुआ और एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में 33 स्टॉक्स थे, अभी 28 स्टॉक्स बच गए। 5 स्टॉक्स का पैसा हमारे पास कैश में है। यहाँ पर अगर V20 स्ट्रेटजी के बेस पर आपको न्यू ट्रेड्स नहीं मिलते हैं बिकॉज मार्केट हैज गॉन अप ए लिटिल बिट, तो उस पैसे को हमें री इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उस पैसे को हमें कैश में ही होल्ड करके रखना चाहिए उस पर्टिकुलर डीमैट अकाउंट में जिसके लिए उस पैसे को हमने एलोकेट किया हुआ है। ऐसा इसलिए कि मार्केट जब ऊपर जाती है, प्रॉफिट बुकिंग हुई, न्यू अपॉर्चुनिटीज नहीं है सेम स्ट्रेटजी के बेस पर, तो पैसा कैश में होना चाहिए। अब अगर फर्दर मार्केट और ऊपर गई और ऊपर जाने से 5 स्टॉक्स में और प्रॉफिट बुक हुआ और यहां पर कोई भी नया ट्रेड नहीं आया, न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं आई V20 स्ट्रेटजी के बेस पर, तो फिर ये 10 स्टॉक्स का पैसा कैश में रहना चाहिए फर्दर। क्योंकि जब मार्केट कभी भी ना तो वन साइड ऊपर जाती है ना ही वन साइड नीचे आती है। अब अगर मार्केट 10 स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक कराती है तो उसके बाद में देयर चांसेस कि थोड़ी सी नीचे आए, कुछ स्टॉक्स में यहां पर वापस से अपॉर्चुनिटी मिल जाए V20 के बेस पर ही। तो अगर 2-3 स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी मिली, 2-3 स्टॉक्स में पैसा लगाओ, बचा हुआ कैश में रखो। मार्केट और ऊपर गई, हमारा ऑलमोस्ट 15 स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक हो गया और अपने पास 18 स्टॉक्स अवेलेबल हैं। तो ऐसा नहीं कि इन 15 के पैसे को आप उन 18 में ही लगा दो, नो, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम 5% इन वन स्टॉक शुड बी इन्वेस्टेड। 5% से ज्यादा एक स्टॉक में नहीं लगाना है। 3% इज आइडियल, लेकिन 5% मैक्सिमम है। अब अगर उसके बाद में मार्केट और ऊपर गई तो आप मान के चलो, जब मार्केट में किसी भी स्ट्रेटजी के बेस पर जिस स्ट्रेटजी के बेस पर यहाँ पर काफी सारे ट्रेड्स मिलते थे पहले, अभी ट्रेड्स मिलने बंद हो गए हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलनी बंद हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि अभी स्टॉक मार्केट ऊपर है, मार्केट काफी ऊपर है, स्टॉक्स ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो रहे हैं और न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं है। इट मींस आने वाले टाइम में बहुत जल्दी मार्केट नीचे आएगी और उसी स्ट्रेटजी के बेस पर वापस से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। मिस्टेक क्या होती है कि उस टाइम हमने V20 के बेस पर स्टॉक्स में पैसे लगाए, प्रॉफिट बुक हुआ, प्रॉफिट बुक होने के बाद में अब जहां पर कप विद हैंडल पैटर्न बन रहे थे, भले ही वो काफी ऊपर बन रहे हो, वहां से ब्रेकआउट आया तो आपने सेम पैसे को ऊपर की तरफ लगा दिया और मार्केट जब नीचे गई तो हम फंस गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। वन डीमैट अकाउंट, वन स्ट्रेटजी। अगर आप इस रूल को, और एंड मैक्सिमम 3 स्ट्रेटजीज एट ए टाइम, अगर आप इस पर्टिकुलर तरीके को 10 ईयर्स लेकर चलोगे ना, आप हमेशा से इस बात को पाओगे कि जब मार्केट नीचे है तो आपका 100% पैसा इन्वेस्टेड हो रहा है और जब मार्केट मिड में है तो आपका थोड़ा सा पैसा कैश में रखा है और जब मार्केट बहुत ऊपर है तो आपका और ज्यादा पैसा कैश में रखा है और आप कभी भी टॉप पर फंसोगे नहीं। टॉप पर आप कभी नहीं फंसो और नीचे बाय करने के लिए आपके पास पैसा हो, इसका सिर्फ एक ही तरीका है, वन स्ट्रेटजी वन डीमैट अकाउंट। एक डीमैट अकाउंट में सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी को अप्लाई करो एंड मैक्सिमम 3 स्ट्रेटजीज एट एनी टाइम। और जब 3 स्ट्रेटजीज आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपके पास 3 डीमैट अकाउंट्स होने चाहिए और सब में अलग अलग पैसा होना चाहिए। एक डीमैट अकाउंट का पैसा दूसरे डीमैट अकाउंट में नहीं जाना चाहिए। अगर एक डीमैट अकाउंट में जिस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर रहे हो उसमें न्यू अपॉर्चुनिटीज नहीं है, न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो उस पैसे को आपने कैश में रख लेना चाहिए, ना कि उसको दूसरे किसी डीमैट अकाउंट में डालकर दूसरी स्ट्रेटजी के बेस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सिंपल सा तरीका है। ये रूल नंबर 1 है। इस तरह के काफी सारे रूल्स हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे जिससे आप एक बेटर ट्रेडर बन सको, एक बेटर इन्वेस्टर बन सको और अपनी लाइफ को बेटर बना सको। मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ में शेयर करता रहूंगा। शेयर करने से अच्छा लगता है, एक अच्छा फील होता है कि अगर ईश्वर ने कुछ ज्ञान दिया है, कुछ एक्सपीरियंस दिया है तो अपने जानने वालों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ उसको शेयर किया जाए, वो भी अपनी लाइफ को बेटर कर सके। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।